Okay, so let's move ahead with next question, question number 15. The road in question 14th. तो question 14th का में जो road दिया था, तो if you don't remember, let me make you remember. हमने जो question 14 solve किया था वो question ही हम लोग paste कर लेते हैं. So let us take this over here so that you remember what was question 14th. तो ये था आपका क्वेश्चन 14th. Part of racing track is to be designed for a curvature of 72 मीटर. हमें एक रेसिंग ट्रैक के लिए एक रोड डिजाइन करना है. तो वो जो रोड पे जब टर्निंग आएगा तो उसका रेडियस 72 मीटर होना चाहिए. We are not recommending the vehicle to drive faster than 216 km per hour. हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था. With what angle should the road be tilted? मतलब बैंकिंग कितना एंगल से होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था. ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि द रोड इन क्वेश्चन 14 इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स. तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे के वैसा उसको कंस्ट्रक्ट किया है. The coefficient of static friction between the tires of a vehicle on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit? By how much can the upper speed limit exceed in this case? तो first of all आपको given quantities में क्या दिया है? आपको given quantities में दिया है coefficient of static friction 0.8. ओके, और आपको पूछा क्या है? दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो. बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है. द रोड इन द क्वेश्चन 14th, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 से 72 मीटर लेंगे. उसके बाद एंगल जो आया था हमारे पास, एंगल कितना आया था हमारे पास? 10⁻⁵, 78.69 डिग्रीज. तो थीटा की वैल्यू भी हम पिछले क्वेश्चन से ही यूज करने वाले हैं. ओके, तो हाइट लिख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. हाइट जो है वो 9.8 मीटर है. तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करने के लिए बोला है विल देयर बी एनी लोअर लिमिट ऑन द स्पीड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीड का लोअर लिमिट फाइंड करना है. बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड, मतलब अपर स्पीड लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो देखना है. ओके, these two things you are supposed to find out. If you remember formula on a banked road, जब हम बैंकिंग करते हैं तो उस केस में रोड का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. तो वी हैव डिराइव दैट फॉर्मूला. तो अगर आपको याद होगा तो मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला आपके पास आता है √RG tan थीटा माइनस μs अपॉन 1 + μs tan थीटा. ये फॉर्मूला था आपके पास मिनिमम स्पीड के लिए. ओके, सिमिलरली आपके पास मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला था, दैट वाज V मैक्सिमम के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था. तो यू हैड V मैक्सिमम, यहाँ पे नीचे माइनस, ऊपर प्लस V मैक्सिमम. ओके, तो यू हैड दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. हमारे पास एक रोड है हॉरिजॉन्टल. जब टर्न आएगा, जब सर्कुलर कर्वेचर आएगा तो हमने रोड को ऊपर उठा लिया था, बैंकिंग कर लिया था. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये रोड एक्चुअली ऐसा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है. सिर्फ ये मैं एक रोड का छोटा सा पोर्शन यहाँ दिखा रहा हूँ, राइट. तो इस केस में मिनिमम स्पीड मतलब V मिनिमम से कम अगर स्पीड हुआ तो व्हीकल जो है वो इनवर्ड ड्रिफ्ट होगा.
अगर स्पीड मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा हुआ तो व्हीकल जो है वो आउटवर्ड ड्रिफ्ट होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो हमको एग्जैक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्पीड पे कोई लोअर लिमिट है क्या, लोअर लिमिट है क्या, अपर लिमिट है क्या, ये दोनों चीजें पूछी। तो फ्रॉम द गिवन डेटा हम लोग पहले तो मिनिमम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा अंडर रूट के अंदर। आर की वैल्यू कितनी है 72, जी की वैल्यू मैं ले लूंगा 10, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में 14 में हमने जी की वैल्यू 10 ही ली थी, तो हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, tan थीटा की वैल्यू 5 है यहाँ से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो 5 माइनस म्यू एस इज 0.8 अपॉन 1 प्लस म्यू एस 0.8 इंटू tan थीटा अगेन 5, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 720, 5 माइनस 0.8 ये आ गया 4.2, नीचे 1 प्लस 0.5 0.8 है ये, दिस इज 0.8 इंटू 5, 0.8 इंटू 5 is 4 प्लस 1 is 5, तो नीचे वापस से 5 है। ओके, तो इसको सॉल्व करो तो ये आपको मिलने वाला है रफली you are going to get 72 into 42, 3024 आता है, so this is under root of 3024 upon 5। ओके, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू कैन गेट, और अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये फैक्टर है तो ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली डू दिस। तो आप बोल सकते हो ये, यू कैन से 1 जा 144 जा, ऐसा भी कर सकते हो। तो 144 इंटू 4.2, तो 144 का रूट 12 आता है और 4.2 का रूट 2.049 आता है। मैंने ऑलरेडी करके रखा कैलकुलेशन, सो आई ऑलरेडी नो दिस। सो एनीवेज, तो ये आपको मिल जाएगा रफली 24.58 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड जो है वो 24.58 मीटर पर सेकेंड है, तो वी मिनिमम इज 24.58 मीटर पर सेकेंड। हमको आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको याद होगा कल मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 25 इंटू 18, रफली मैं रफ बता रहा हूँ, रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको, 1 जा 5 जा 18, 5 जा 90, रफली 90 है कि रफली 90, यस 88 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 88 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें सिर्फ क्या पूछा है, हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 का जो रोड है, मतलब सारे के सारे वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 14 से यूज करना है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर, थीटा की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, जी की वैल्यू, ये आप यूज करोगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का डेटा यूज किया हमने और हमको पूछा है कि ये जो रोड है इस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या। तो लोअर लिमिट ऑफ स्पीड मतलब मिनिमम इतनी स्पीड चाहिए, अगर इतनी स्पीड नहीं होगी तो व्हीकल जो है वो टर्न नहीं ले पाएगा सर्कुलर ट्रैक पे, वो इनवर्ड स्पीड होगा। मतलब अगर 87 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड हो गई तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए व्हीकल को ऐसा जाना था अलोंग कर्वेचर, लेकिन अगर 88 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हुआ तो व्हीकल विल डाइवर्ट, व्हीकल ऐसा अंदर जाने लगेगा, इट विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है लोअर लिमिट, मिनिमम इतना स्पीड चाहिए, मैक्सिमम स्पीड की कोई लिमिट नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी? एंगल ऑफ बैंकिंग कितना 78, इतना ज्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब इट इज लाइक दिस, ये ऐसा रोड है, मोर और लेस मौत का कुआं है ये, मोर और लेस रफली। तो
ओरली बोल सकते हो नो अपर लिमिट एज रोड इज बैंक्ड एट थीटा इक्वल टू 45, ओके, बट आई डोंट वांट यू टू डू इट ओरली, आई वांट यू टू कैलकुलेट। तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सेकेंड केस, मैक्सिमम जब आप निकालने की कोशिश करते हो, अंडर रूट ऑफ R72 G10 tan theta 5 प्लस 0.8 अपॉन 1 माइनस, तो सिर्फ मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पे मैक्सिमम के लिए, 1 माइनस 0.8 इंटू 5। यहां हो गई गड़बड़। अब क्या गड़बड़ हो गई? तो यू विल नो दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है अब, तो V max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 720, ठीक है, उसके बाद 5.8, ये भी कोई इशू नहीं, नीचे 1 माइनस 4, ये प्रॉब्लम है अब। क्यों? क्योंकि ये आ गया V max इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 720 बाई 3 विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इनसाइड स्क्वायर रूट, इमेजिनरी नंबर बन गया, राइट? देयरफॉर V max इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में सीखा है आपने, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, राइट? सिंस इट कंटेन्स क्या है इसके पास? इट कंटेन्स नेगेटिव इनसाइड स्क्वायर रूट। Therefore, upper limit to velocity does not exist. Upper limit to velocity does not exist. Okay, so what have you done so far? ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है। तो आपको सिर्फ सारे डेटा से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए थे, मिनिमम स्पीड का और मैक्सिमम स्पीड का। तो मिनिमम स्पीड तो हमने फाइंड कर लिया। मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट लगे नहीं, आर है, जी है, tan थीटा है, म्यू है, हमने सब सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैक्सिमम स्पीड जब निकालने लगे हम लोग, तो वापस फॉर्मूलाज तो वही है, यू हैव ऑल द वैल्यूज तो सारे के सारे हमारे पास थे ही, ओके। तो हमने जब मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने की कोशिश की, तो अंडर रूट में एक नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर जब रूट के अंदर होता है तो इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर अगर है तो अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नो अपर लिमिट एज द रोड इज बैंक्ड फॉर 45 डिग्री और ग्रेटर एंगल। जब एंगल ऑफ बैंकिंग 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो अपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। दिस इज हाउ यू कैन से, बट जो मेथड मैंने बताई है वो भी सही है। इनफैक्ट दिस इज मोर लॉजिकल रीजनिंग। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव अंडर रूट में चलता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट considered to be a particle is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? Mass of the artist is 50 kilogram. If he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझ लो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल, मतलब ये मौत का कुआं, आपको अगर याद होगा वेल ऑफ डेथ, उसका क्वेश्चन है। तो वेल ऑफ डेथ क्या था? हमारे पास एक सिलेंडर होता है, सो यू हैव अ सिलेंड्रिकल वॉल, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ सिलेंड्रिकल वॉल मान लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल वॉल में, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वॉल, इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल वॉल मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट
परफॉर्म स्टंट, तो ये मोटरसाइकिलिस्ट है, उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। आपने देखा होगा ये मौत का कुआं बहुत जगह पे, यू हैव मस्ट हैव सीन दिस। इफ यू रिमेम्बर, आपको फोर्सेस याद रहने चाहिए, कंपल्सरीली याद रहने चाहिए आपको फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल weight mg is downward, weight mg is downward। अब होगा क्या, वेट की वजह से ये जो साइकिलिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है ये नीचे गिरना चाहिए, पर गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होता है, उसको बचा लेता है ये। तो वेट mg इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड normal reaction is towards center which provides necessary centripetal force। तो ये important है, हमने ये derive किया है, मैं फिर भी बता रहा हूँ because you have to know this। ये force of static friction ऊपर की तरफ जो बॉडी को नीचे गिरने नहीं देता, मतलब वो वेट को बैलेंस करता है mg को, राइट। अब इफ यू रिमेम्बर, ऐसे केस में हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव किए थे, नहीं भी याद होगा तो डजंट मैटर, मैं पहले बता देता हूँ। इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर, यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर एवरीथिंग। आपको सब याद रहना चाहिए, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ फोर्सेस के कंपोनेंट्स करते आने चाहिए। फोर्सेस के कंपोनेंट हो गए तो आप इजीली लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। फिर आप बोल सकते हो, आपको पता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is always less than equal to mg, है ना। तो हमने ये दो चीजें लेके फोर्सेस के कंपोनेंट्स हमने करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, वी हैव डिराइव्ड एन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। स्पीड के लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, तो फॉर्मूला स्पीड का हमने डिराइव किया था और वो हमारे पास आया था मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला v minimum equal to under root of rg by mu। अगर याद नहीं है तो थियरी क्लासेस में आप एक बार वापस लेक्चर देख लो, इसका बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था। स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू mg और n इक्वल टू mv²/r ऐसा है, डिवाइड करके हम लोगों ने v के लिए फॉर्मूला बना लिया था। तो यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। तो एनीवेज वो आप देख लो एक बार। अब गिवन क्या है, गिवन में आपको रेडियस दिया हुआ है, मतलब ये जो रेडियस है इसका r, ये r आपको दिया हुआ है 6.05 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.5। ओके, मिनिमम स्पीड पूछा है तो पहले मिनिमम स्पीड निकाल लेंगे। सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट मिनिमम स्पीड, v मिनिमम फाइंड करना है हम लोगों को, और v मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास है, तो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस। तो यू हैव v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ओके, तो ये आ गया आपके पास, r की वैल्यू है 6.05, g की वैल्यू मैं रफली 10 ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट 10 लेता हूँ, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। तो ये आपको मिलेगा 6.05 इंटू 10/5 इंटू 10 पावर -1, 1 जा 2 जा, ये 10 पावर -1 ऊपर जाएगा। तो v मिनिमम आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 6.05 इंटू 2। ओके, तो ये आ गया आपका 12.1 इंटू 10 पावर -1 ऊपर गया तो 10 पावर +1 होगा, अंडर रूट ऑफ 121 मतलब 11 आ गया आंसर, 11 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 11 मीटर पर सेकेंड है, यस हमारा आंसर करेक्ट है, तो हमको मिल गया 11 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व। इसमें 2 क्वेश्चन थे। इन्होंने बोला है कि मास जो है, मास कितना है 50 किलोग्राम, जो भी साइकिल पे होगा, उस साइकिल पे जो भी इंसान बैठा है उसका मास 50 किलोग्राम है। अगर अब स्पीड 20% से इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन एज यू सी फ्रॉम डायग्राम, तो सेकेंड केस में एज यू सी फ्रॉम डायग्राम
आपको डायग्राम से दिख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज इक्वल टू mg। तो m 50 है, g 10 है, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स 500 होगा। और एक चीज आपने देखी, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर स्पीड 20% से इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन कितना होगा। फ्रिक्शन के फॉर्मूला में स्पीड है ही नहीं, तो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। डजंट मैटर स्पीड 20% से इंक्रीज हुआ या 30 से हुआ या 40 से हुआ या 80% से हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। तो m इंटू जी 500 न्यूटन आएगा। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 सॉल्व। 500, तो आपको दो चीजें फाइंड करनी थी, एक था मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड, दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों फॉर्मूलाज हमको पता थे। यू ऑलरेडी हैव बोथ द फॉर्मूलाज रेडी, राइट। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इट इज एसेंशियल कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं पता, फॉर्मूला कब पता रहेंगे, जब आपको थ्योरी पता होगा। तो प्रॉपर अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, स्पेशली जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइक फिजिक्स, स्पेशली फॉर फिजिक्स, थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी नहीं पता होगा तो फॉर्मूला बनाओगे कैसे। तो ये जो अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू, आज जब आप लेक्चर के बाद रिवाइज करोगे तब समझेगा कि अरे ये फॉर्मूला ऐसे आता है। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। So you need to know formulas first, okay, and for that you need to know theory. Questions simple है बहुत, extremely simple questions. Next question. A pendulum consists of massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as conical pendulum. Okay. If the bob now performs 75 revolutions per minute, calculate kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। वो कंफ्यूजन क्या? वो कंफ्यूजन ऐसा है कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कोनिकल पेंडुलम में जब बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम ऑलवेज। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से पूछ रहे हैं लोग। तो ये चीज को आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जब आपके पास कोनिकल पेंडुलम था उसमें यहाँ पे बॉब है, ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस केस में बॉब ए पोजीशन पे हो, बी पोजीशन पे हो, कहीं और हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एवरीवेयर। तो चेंज कब हुआ? तो अब समझो कि चेंज कब हुआ। इनिशियली जो बॉब था वो कहाँ था? तो इनिशियली आपके पास ये हाइट था h, जिसको आपने एक्सियल हाइट नाम दिया था, और यहाँ था बॉब। ओके, उसके बाद आपने इस बॉब को थोड़ा सा एलिवेट किया है, थोड़ा सा पेंडुलम को थोड़ा आप ऊपर लेके गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने बॉब को थोड़ा सा ऊपर उठाया था, यू हैव टेकन इट लिटिल अप। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ बिकॉज पेंडुलम को आपने थोड़ा सा ऊपर उठाया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंगल था थीटा। और अब आप जब उसको ए पोजीशन पे लाए तब आपने उसको सर्कुलर मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है एंड द बॉब स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेडियस r। तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, ओके। तो ये बहुत जरूरी है। तो व्हाई दे आर सेइंग चेंज? दे आर सेइंग चेंज बिकॉज ऑफ दिस, ओके। तो बाय द वे ये है l लेंथ l,
फिर आपको याद होगा आपने लिखा था cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर आपने लिखा था H इक्वल टू L cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब बोल रहे हैं वो, जब आपने पेंडुलम को, पहले तो पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन में था, अब पेंडुलम को आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा आपने उसको ऊपर उठाया है, फिर आपने उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सेट किया है। एक बार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सेट हो जाए फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस। तो ये टोटल हाइट आपका h था, राइट। तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा आपने पेंडुलम को थोड़ा सा ऊपर उठाया है, यू हैव चेंज द हाइट बाय अ स्मॉल अमाउंट, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। ओके, तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर ये पेंडुलम रेस्ट पे है, नो चेंज एट ऑल इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना mgh, जब हाइट चेंज होगा ओनली देन, सिर्फ उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो हमने पहले पेंडुलम को थोड़ा सा ऊपर उठाया था, तो यहां से जब आप यहाँ पे लाए हो उस केस में हाइट जो है थोड़े से अमाउंट से चेंज हुआ है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। एक बार आपने पेंडुलम को ऊपर उठा के सर्कुलर मोशन में सेट कर दिया, तो while it is performing circular motion then there is no change in potential energy, you need to know this, okay good। तो अब गिवन में आपके पास क्या क्या है, गिवन में आपके पास आपको दिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब L की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। उसके बाद आपको मास दिया है बॉब का कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया है n, लीनियर फ्रीक्वेंसी है n, ये 75 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करते हो, डिवाइड बाय 60, तो 75 बाय 60 RPS, तो 70 ये आता है आपका 5/4, तो ये आपका आएगा 5/4 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। और आपको बोला है यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 यूज करनी है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 यूज करनी है ऐसा बताया है। मैं जी की वैल्यू भी 10 यूज करने वाला हूँ। हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, हमको फाइंड करने के लिए दो चीजें बोली है। एक पैरामीटर नंबर 1 आपको बोला है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा आपको बोला है इंक्रीज इन, मतलब डेल्टा, याद रखना डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल दिखाते हो आप, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज या फिर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैं नॉर्मली यूज करूंगा डेल्टा। जिनको नोटेशन नहीं पता 11th से ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ये डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब चेंज मतलब इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, तो डेल्टा इन जनरल इज चेंज। हमको ये दो चीजें फाइंड करनी है। फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं, एक what you are supposed to find out is kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, मतलब आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में होता है हाफ mv²। m पता है, v पता नहीं, v चाहिए। फिर आपको याद होगा इफ यू रिमेंबर कोनिकल पेंडुलम के केस में v² इक्वल टू rg tan थीटा, ऐसा हमने डिराइव किया था, तो ये पता होना चाहिए। ओके, तो यू शुड नो सच बेसिक थिंग्स, यू शुड नो सच बेसिक थिंग्स। अब प्रॉब्लम ये है कि cos थीटा tan थीटा, अभी tan थीटा पता नहीं, अभी tan थीटा पता नहीं, तो tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे वो हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ओके, देन सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक्स। बेसिक्स आपको पता होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय दैट बॉब टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज टाइम पीरियड। और अगर आपको पता है टाइम पीरियड जो है इट इज
1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है आपने ऑलरेडी 5/4 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड फाइंड करके रखा है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 अपॉन 5/4 मतलब 4/5। तो 4/5 इज 8/10 मतलब 0.8 सेकेंड। तो ये जो कोनिकल पेंडुलम है आपके पास, इस कोनिकल पेंडुलम को एक चक्कर कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। इट टेक्स 0.8 सेकेंड्स। अब टी मिलने से क्या होगा? अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, हमने टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला 2π√L cos θ/g ऐसा हमने डिराइव किया था। L cos θ/g हमने डिराइव किया था। ये फॉर्मूला क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। मैंने क्या बताया, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो v² चाहिए, अगर v² चाहिए तो थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो यहाँ से आएगी थीटा की वैल्यू। हमारे पास टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई। फिर टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है? 2π√L cos θ/g। देयरफॉर आप लिख सकते हो t² = 4π² L cos θ/g। मतलब आपको यहाँ से you will get from here you will get, and if you remember, of course आपको याद होना चाहिए, you need to remember this, तो you will get from here L cos θ। ओके, तो यहां से आपको L cos θ मिल जाएगा, दैट इज t²g अपॉन 4π², राइट? t²g अपॉन 4π²। तो you will get this. Now this is equal to t²g, t की वैल्यू 0.8, 0.8 का स्क्वायर 0.64, g की वैल्यू 10, 4π² और π² की वैल्यू भी 10 बोली है, देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कर सकता था, मैं यहीं पे काट देता, मैं बोलता कि g और π² की वैल्यू 10 है, तो कैंसिल आउट कर दो, तो कैंसिल आउट कर दिया। तो कैंसिल आउट करने के बाद यू विल हैव जस्ट t²/4। तो आपके पास t²/4 बचा। t² 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.64/4 मतलब 0.16। तो आपके पास अल्टीमेटली L cos θ = 0.16 है, राइट? यू हैव L cos θ as 0.16। तो नाउ, और आपको L भी दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है? 0.2। तो इस पे से आप cos θ की वैल्यू निकाल लोगे। cos θ will be आपको मिल जाएगा यहाँ से cos θ = 0.16/L मतलब 0.16/0.2 if I am not wrong। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। तो cos θ की वैल्यू 0.8। तो अब आप बोलोगे बट यू हैव sin² θ plus cos² θ = 1। Therefore, you will have sin² θ = 1 minus cos² θ। Therefore, you will have sin² θ = 1 minus 0.8 का स्क्वायर, तो 1 minus 0.64 मतलब 0.36। तो sin² θ 0.36 है, तो sin θ आपको मिल गया 0.6। Therefore, tan θ आपको मिल जाएगा sin θ/cos θ, sin θ/cos θ। ये आपका आ गया 0.6/0.8 विच इज 3/4 मतलब 0.75। तो आपको tan θ मिल गया। तो इतनी मेहनत हमने सिर्फ tan θ फाइंड करने के लिए की है। Therefore, अब आपको मिल गया v²। Therefore, v² = rg tan θ। r रेडियस कैसे निकालोगे? तो रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो वापस से यू विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फिगर। तो
ओके, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, लिटिल बिट, आई डोंट वांट टू चेंज इट अ लॉट, जस्ट स्लाइट चेंजेस। ओके, तो एज यू सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल नाउ, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूं, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R इक्वल टू L साइन थीटा आएगा। ओके, तो R इक्वल टू L साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, R इक्वल टू L साइन थीटा इंटू G इंटू टेन थीटा। ओके, L की वैल्यू हमको पता है कितनी, 0.2, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी, 0.6, G की वैल्यू 10 है, tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की 3/4 मतलब 0.75, तो ये आ गया आपका 0.12 इंटू 10 इंटू 3/4, तो ये आ गया आपका बेसिकली 1.2 इंटू 3/4, ये आ गया 1 जा 0.3 जा 0.3 इंटू 3 इज 0.9, तो v स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 0.9, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर। हाफ m मास कितना था, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, v स्क्वायर कितना है, 0.9 है, 0.9 into 0.1 is 0.09 by 2, it is 0.045, तो 0.045 जूल काइनेटिक एनर्जी आपको मिलना चाहिए, है क्या, यहाँ पे है आंसर में 0.045 है एक्चुअली, तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एज आई टोल्ड यू बी लिटिल केयरफुल, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0.045 आएगा। गुड, सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट। क्या, काइनेटिक एनर्जी, मैं वापस बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कैसे किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो पहले तो कोनिकल पेंडुलम के बारे में जो जो पता है वो लिख दो, गिवन तो जो भी है वो है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, कोनिकल पेंडुलम v स्क्वायर इक्वल टू rj tan थीटा, मतलब मुझे r और tan थीटा दोनों चाहिए, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बाय g, लेकिन टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैंने क्या किया, पहले फ्रीक्वेंसी यूज करके टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, फिर टाइम पीरियड के इक्वेशन से मैंने L cos थीटा फाइंड कर लिया, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बाय g, तो L cos थीटा की वैल्यू मिल गई 0.16, लेकिन L भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2 मीटर, मतलब मुझे cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा मिल गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैंने sin थीटा निकाल लिया, sin थीटा भी है cos थीटा भी है, तो tan थीटा मिल जाएगा, राइट, तो v स्क्वायर मिल जाएगा, v स्क्वायर r g tan थीटा, r इज L sin थीटा फ्रॉम फिगर, g तो g है, tan थीटा है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनली वी हैव काइनेटिक एनर्जी एज 0.045 जूल। ये एक ही पार्ट खत्म हुआ है, डेल्टा पीई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना बाकी है, उसके लिए अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज यू विल एंड अप इन ट्रबल, so you have to pay proper attention to this particular second part। तो क्या आता सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में ऐसा है, देखो बुक्स में थोड़े से नोटेशंस का प्रॉब्लम होता है, तो अच्छे से समझ लोगे तो आगे सॉल्व कर पाओगे। देखो जब पेंडुलम रेस्ट पे था, पेंडुलम रेस्ट पे था मतलब ऐसा है, मैंने इसको मूव नहीं किया, आई हैव डन नथिंग टू इट, कुछ भी नहीं किया, तो इस केस में एक्सियल हाइट और लेंथ सेम होगा, एक्सियल हाइट और लेंथ सेम है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, इसको मूव नहीं किया। अब इस पेंडुलम को हमने शिफ्ट करके यहाँ पे रखा है, मान लेते हैं हमने इसको
पेंडुलम को यहाँ पे लाए। ओके, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कि ये कितने हाइट से हमने इसको ऊपर उठाया। मतलब अल्टीमेटली आवर टास्क इज टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर हाइट। इसको मैं h डैश बोल रहा हूं, h डैश। ओके, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? दिस इज अ प्रॉब्लम बेसिकली। ओके, तो ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो दिस विल बी लेफ्ट एज एन असाइनमेंट। मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, सिर्फ जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं वो कैसे आया वो आपको आज का असाइनमेंट है। दैट्स इट, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सिर्फ वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया आपने, दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। ओके, तो नोटेशंस आप चेंज कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन मी फॉर नोटेशन। मैं ये डायग्राम ही हटा देता हूँ यहाँ से। मैं सिर्फ फॉर्मूला जो है वो आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट है कहाँ से आया, बाकी आई एम गोइंग टू जस्ट डिलीट इट। ओके, तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये आपको मिलता है, इट टर्न्स आउट टू बी mgl माइनस h। सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे आया ये असाइनमेंट है। ये L क्या है, ये H क्या है, ये फॉर्मूला कैसे आया, बस इतना ही असाइनमेंट है आपको। तो दिस इज mgl माइनस h। ओके, तो m 0.1, g 10, L is L, H is L cos थीटा, है ना, H is L cos थीटा। ओके, तो L cos थीटा। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, mgl माइनस L cos थीटा इक्वल टू mgl1 माइनस cos थीटा। m is 0.1, g की वैल्यू 10, L लेंथ 0.2, 1 माइनस cos थीटा 0.8। तो ये आपका आ गया 0.1 इंटू 10 इज 1, ये 0.2 इंटू वापिस 0.2, मतलब ये आपका आ गया 0.04 जूल। 0.04 जूल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है क्या 0.04? यस। तो ओनली असाइनमेंट, वेरी स्मॉल असाइनमेंट इज हाउ डू यू गेट दिस फॉर्मूला। बस इतना ही असाइनमेंट है, बाकी पूरा मैंने करके दिया है आपको। तो जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, हाउ टू गेट दिस फॉर्मूला, इन दैट्स इट। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, जो दिया है और फाइंड करना है उसका फॉर्मूला कनेक्ट करो, और रिक्वायर्ड हो तो डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे फिगर के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला था, तो फिगर भी जरूरी है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन तो कल सॉल्व करके दूंगा आपको ये, लेकिन एसेंशियल चीजें आज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या है वो आज बताऊंगा। आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन सीखा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM, और आपको ये भी याद होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट चेंजेस। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। हमने एक सिंपल केस ऐसा लिया था, हमने लिया था एक रस्सी, एक रस्सी पे हमने बांध दिया था एक बॉब, चेंडू का एग्जांपल लिया था हमने, फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन में सेट कर दिया, राइट, करेक्ट। तो हमने इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर दिया था। देन हमने कंडीशंस डिराइव किए थे, कंडीशन मतलब वेलोसिटी। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन
टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, जहां पे रस्सी को बांधा है, कहां पे बांधा है, ओ पॉइंट पे। मास वेट mg डाउनवर्ड्स, यहां पे आपको वेलोसिटी मिला था √5rg। ओके, फिर अपर मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो टेंशन TA नीचे की तरफ है, वेट mg भी नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी यहाँ पे आपको मिला था इन दिस केस √rg, और मिड पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिला था √3rg। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन केस ऑफ अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये सारे चीजें थी वहां पे। वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी। तो आपको मैं वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, और आप देख रहे हो टेंशन और mg दोनों के दोनों टुवर्ड्स सेंटर है, मतलब दोनों का एडिशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आपने लिखा था TA प्लस mg इक्वल टू mva²/r। तो TA इक्वल टू mva²/r माइनस mg, ऐसा लिखा था। एट बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि बी पॉइंट जो था वो आपका रेफरेंस लेवल पे था। काइनेटिक एनर्जी जो था मैक्सिमम था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। और बी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिला था √5rg, और यहाँ पे TB माइनस mg, क्योंकि टेंशन ऊपर है mg नीचे है, इज इक्वल टू mvb²/r। तो टेंशन TB इज इक्वल टू mvb²/r प्लस mg, ये था टेंशन का फॉर्मूला। अब ये सब क्यों बताया मैंने ये सब इसलिए बताया, हमको अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एक दूसरे टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन से कंपेयर करना है। तो डायग्राम सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, बॉल नहीं है। पहले हम लोग चेंडू ले रहे थे, उस पर रस्सी बांध रहे थे। अब ना यहाँ पे स्ट्रिंग है, ना यहाँ पे कोई बॉब है, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाड़ी है। इसको बोलते हैं स्पीयर ऑफ डेथ। वो वेल ऑफ डेथ था। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म होता है, गाड़ी आपने सर्कस में देखा होगा, उसको मौत का कुआं बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गाड़ी है, वो गाड़ी बाइकर या फिर कार जो भी होगा, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसको स्पीयर ऑफ डेथ बोलते हैं, स्पीयर ऑफ डेथ। So this is not well of death, this is spear of death. अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ इतना ही हो रहा है, जहां पे आपने रस्सी बांध के रखी थी तो वहां पे टेंशन फोर्स की बात हो रही थी। यहाँ पे गाड़ी उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी हमेशा। बॉडी कहाँ पे भी हो, यू विल ऑलवेज हैव just a minute, तो you will always have नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी, ऐसे ही याद रखना इसको। आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर लाइक दिस, क्योंकि फिर क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज कम हो जाते हैं। मतलब क्या, मतलब जहां जहां पे आपने इस केस में टेंशन लिख के रखा है, वहां वहां पे आप नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे। तो अब अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, वेलोसिटी का इक्वेशन सेम, तो
चाहे वो एक रस्सी पे बॉल बांधा है या फिर एक गाड़ी है जो एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, स्पीड के फॉर्मूलाज चेंज नहीं होते, स्पीड विल रिमेन द सेम। ओके, बाकी फॉर्मूलाज बनाने के लिए टेंशन की जगह पे mg तो mg रहेगा ना, वेट क्यों चेंज होने लगा, वेट तो mg है, सिर्फ टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन, यू विल ऑलवेज राइट जस्ट नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इसका मतलब आप दोनों ही केसेस में सेम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, जस्ट डिफरेंसेस, टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। तो one more assignment for today, just revise vertical circular motion, क्योंकि ये रिवाइज करोगे तो कल जो मैं क्वेश्चन लूंगा, देखो बोला है मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड स्फीयर ऑफ डेप्थ, तो कल आपको इमीडिएटली समझेगा अरे ये और जो हमने सीखा है वो तो सेम ही इक्वेशंस आ रहे हैं सारे के सारे। तो टुमारो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रस्सी पे बॉल बांधा हो या एक गाड़ी चक्कर काट रही है, सेम इक्वेशंस, सिर्फ रस्सी के केस में टेंशन फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट्स इट। सो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू स्टॉप and more questions will come tomorrow.